एक मिनट रुकिए, मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूं। ठीक है, दिख रहा है पीपीटी? चलिए ठीक है। तो कल मैंने देखा था कि वाटर कितने रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, हाइड्रेशन के लिए। मैंने कल देखा था इसमें। अब मैं आपको कल बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा क्या होते हैं। अब देखिए, जब वाटर को हम सीमेंट में ऐड करते हैं, इट इज फाउंड इन द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स। सीमेंट के अंदर में पानी 3 फॉर्म में मिलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। When water is added into the cement for the hydration process, then water can be found in the following forms, in the following three forms. सबसे पहला फॉर्म क्या है? combined water. Then what is this combined water? What do you mean by combined water? ये वो पानी है which is chemically combined with the products of hydration, जो कि जब आप पानी मिलाते हो पहले, सबसे पहले सीमेंट में, तो ये जो पानी है ना, यही जो आप 23% के लिए आपने पढ़ा था, तो पानी 23% हाइड्रेशन के लग जाता है, जो कि कंप्लीट हाइड्रेशन सीमेंट के लिए चाहिए होता है, यही पानी उनको कंबाइंड पानी कहते हैं, कंबाइंड वाटर कहते हैं। और जो नेक्स्ट वाटर है, जेल वाटर है, उसको क्या कहते हैं? दूसरा फॉर्म ऑफ वाटर, जेल वाटर। ये वो वाटर है विच इज एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब होता है किसके ऊपर? वॉइड्स के अंदर। जो वॉइड्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि सरफेस के ऊपर, और डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये जेल वाटर जो ये हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट मीन्स इसको बोलते हैं जेल वाटर, और इसका जो प्रोपोर्शन है 15% होता है। कल आपको मैंने बताया था 15% जो पानी है वो वॉइड्स में रह जाते हैं, और यही वाटर हमारा क्या हो जाता है? जेल वाटर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट फॉर्म द वाटर इज कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर क्या है? ये वाटर है जो कि ऑक्युपाई करता है कैपिलरी पोर्स। तो कैपिलरी जो पोर्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, उसमें ये होता है अपना ऑक्युपाई कर लेता है स्पेस को, और एक इजिली वेपरेबल है। वेपरेबल मतलब ये क्या होता है? वेपराइज हो जाता है इजिली। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये वाटर जो है इजिली इवेपोरेबल है, इसमें दिक्कत है। किस वाटर में? कैपिलरी वाटर में। ये इजिली क्या है? इवेपोरेबल है, तो इसमें दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है? ये पानी जब वेपराइज हो जाएगा, इट विल लीव बिहाइंड द एयर वॉइड्स। ये पानी जब वेपराइज हो जाएगा, ये पीछे एयर वॉइड्स को छोड़ देता है, जिसके वजह से, जो ड्यू टू विच लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर विल डिक्रीज। कहने का मतलब है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको मैंने बताया था कैसे स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है वॉइड्स की वजह से। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था एग्जांपल देके, उस एग्जांपल को हम रेफर करेंगे कि कॉलम में कैसे वॉइड्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? एरिया वहां पे घट जाता है, लोड लेकिन वही आता है, तो वहां पे क्या होता है? अप्लाइड जो लोड सेम है, लेकिन एरिया जो हमारा है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारा क्या होता है? लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? अब देखिए यहाँ पर उसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर आपने वाटर 38, अब मैं पूछ रहा हूँ आपको ओवरऑल कितना वाटर ऐड करना था वो कंप्लीट हाइड्रेशन? 38%। मैं बताया था कल 22% यहाँ से, टोटल कितना चाहिए होता है? 38%। 38%। हाँ, 38% से अगर ज्यादा हम पानी सीमेंट में मिला दिए, देन क्या होगा? बता सकते हो क्या हो जाएगा? डैम्पनेस आ जाएगा सर उसमें, और स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा उससे। ठीक है, वो तो सही बात है, स्ट्रेंथ तो कम होना ही है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेंथ कम कैसे हो जाएगा? मैंने आपको बताया कैपिलरी वाटर है, कैपिलरी वाटर क्या होगा? वो वॉइड्स बन जाएगा, क्रिएट कर जाएगा इवेपोरेट करके, और वहां पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ कम हो जाएगा वॉइड्स होने की वजह से। ये देखिए, अगर आपने 38% से पानी, कई वो होता है ना, अरे पानी मिला दो ना, क्या फर्क पड़ता है, बढ़ा दो पानी। सर वो जल्दी सेटल नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स है, मैं बताऊंगा भी। वैसे सुनिए इस बात में क्यों हम डालते नहीं एक्स्ट्रा पानी, ये सुनिए पहले। अगर आपने पानी 38% से ज्यादा मिलाया है सीमेंट में, फिर क्या होगा? दैट एक्स्ट्रा वाटर, तो यहाँ पे आपने पानी जो एक्स्ट्रा मिलाया 38% ज्यादा, वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहाँ चला जाएगा?
कैपिलरी के अंदर चला जाएगा वो पानी। इसके अंदर चला जाएगा वो कैपिलरी में। अब कैपिलरी में जाने के बाद क्या होता है, एक मिनट, कैपिलरी में जाने के बाद वो पानी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो सर जाएगा। जहाँ जिसकी भी वजह सर से वहाँ से क्या बोल रहे हो, यहाँ मैं बोल रहा था कैपिलरी वाटर ये वाला। कैपिलरी वाटर जो है, जो आपका जो वाइट जो एक्सपीरियंस हो उसके अंदर हो जाएगा। वाइट की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यही मैं बोल रहा था। लेकिन हम लोग जो नॉमिनल मिक्स डिजाइन करते हैं ना, नॉमिनल मिक्स डिजाइन जब करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, नॉमिनल मिक्स की तरह से हम लोग उसमें वाटर सीमेंट कितने रखते हैं, बताइए कितना रखते हैं, बताइए विवेक कितना रखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, 0.4 कितना रखते हैं? 0.4 to 0.6 एक मिनट, हाँ कितना रखते हैं बोलिए? 0.4। सर 0.4 अभी आप लोगों ने दिखाया ना 38% होता है। यही पानी को हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, यही जो वाटर है, इसी वाटर को हम लोग वहाँ पर 38%, इसी को हम क्या करते हैं, ये नॉमिनल मिक्स हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को 0.38 रखते हैं। बात समझ में आई कहाँ से रखते हैं, यही 0.38 38%। बात समझ में आई? इसी को राउंड ऑफ करके हम लोग 0.4 बोल देते हैं। अब वो 0.4 का कंसेप्ट कहाँ से आया? 0.4 का कंसेप्ट यहाँ से आया, शो जितना भी आपने पॉइंट देखा था ऊपर में 3 पॉइंट, कितना 23%, 15%, 38%, आपने देखा नहीं तीनों? यस सर 23%, 15%, 38%, यानी 23% पानी तो हमें चाहिए कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, लेकिन उसमें 15% किसमें होता है, वॉल्स में चला जाता है। इसलिए मैंने 15% और ऐड कर दिया, मतलब कितना पानी हो गया 38%। मतलब हमें वाटर सीमेंट रेशियो को कितना रखना है नॉर्मल मिक्स के अंदर में, 0.38 हमारा मिनिमम होता है फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। मतलब इसी को राउंड ऑफ करके हम 0.4 ले लेते हैं, 0.4 का वाटर सीमेंट रेशियो है। वाटर कितना हमारा होता है वाटर सीमेंट रेशियो 0.4। जो 0.4 कंसेप्ट है यहीं से आया है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टोटल वाटर व्हिच इज टू बी अंडरस्टूड। यही कंसेप्ट कि हम पानी के टोटल कितना लेते हैं, यही कंसेप्ट है। बात समझ में आई? अब देखिए कहने का मतलब है जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कैपिलरी वाटर ही है। जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कौन सा वाटर है, कैपिलरी वाटर है। अगर आप देखेंगे एक्स्ट्रा वाटर क्या था, वो कैपिलरी वाटर था ना एक्स्ट्रा वाटर। सपोज अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो अगर सपोज हम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 रखते हैं, अभी आपने विवेक ने बोला 0.4 to 0.6, आपने बोला ना विवेक, अभी मैं अगर बोल रहा हूँ वाटर सीमेंट रेशियो आपने अगर 0.5 रखा, देन वी हैव एक्स्ट्रा 12% वाटर इन द कैपिलरी वाटर। कैसे 0.5 आपने रखा पानी, आपको कितना चाहिए था हाइड्रेशन के लिए 0.38, कितना रिमेनिंग बच रहा है 0.12 बच रहा है, यानी 12% बच रहा है पानी। यस सर समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? यस हाँ मैं बोल रहा हूँ 0.5 अगर आपने वाटर सीमेंट रेशियो रखा तो आपकी क्या हो जाएगी एक्स्ट्रा वाटर, उसमें 12% एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा। जो 12% एक्स्ट्रा वाटर है यही कौन सी वाटर है, कैपिलरी वाटर है। दिस इज द कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 रखते हैं देन कितना हो जाएगा वाटर कैपिलरी वाटर में, बताइए? अगर हम 0.6 कितना परसेंट हो जाएगा, 2.2 2.2 कौन बोल रहे हैं? सॉरी सर आप सही बोल रहे हो, 2.2 नहीं 22 हो जाएगा, 0.22 हो जाएगा, या तो 22% या तो 0.22 बोलिएगा। यानी 22% पानी कितने हो जाएगा कैपिलरी वाटर। अगर हमने वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 रखा, हमारे कैपिलरी वाटर कितना हो जाएगा उसमें से 22% विल बी कैपिलरी वाटर। बात समझ में आ गई? यस ये 15% जेल वाटर रहता है और 23% हाइड्रेटेड वाटर रहता है, ये आपको मालूम है। वो जो चीज ये तो फिक्स है, 23% टू द परसेंट फिक्स है, जो रिमेनिंग है वो क्या हो गया, कैपिलरी वाटर हो गया। समझिए कंसेप्ट। इसका मतलब कैपिलरी वाटर जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। जितना कैपिलरी हाँ कैपिलरी, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉइड्स क्रिएट हो जाएंगे। वॉइड्स क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा आपका। बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? यस अब मैं आपको नेक्स्ट में यही चीज मैं आपको देखिए, अगर मैं चलिए इसको आपको समझ गया ना क्या होता है कैपिलरी वाटर, बता सकते हो ना, बताइए क्या होता है कैपिलरी वाटर। excess water which makes void in small. ठीक है, ये भी कह सकते हो ठीक है, एक्सेस वाटर है ये, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइड्रेशन में, इतना ध्यान रखना आप। बात समझ गए? दिस वाटर विल नॉट पार्टिसिपेट इन कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस एंड इट विल बी बस एक्सेस वाटर है ये पोर्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। बस आप ये याद रखिएगा, जो पानी हम एक्स्ट्रा देते हैं ये सब कैपिलरी वाटर हो जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा था कि अब आपको इतने सारे आपने देख लिया, अब आपको मैं यहाँ पे जो हाइड्रेशन की जो प्रोसेस पीछे जो बताया आपने, जो हीट इवॉल्व हो रही है अलग अलग टाइम पे, उसको मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा सकता हूँ। दैट कैन बी रेफर्ड ग्राफिकली ऑल्सो। अब देखिए कैसे ग्राफ में आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं पहले ग्राफ से आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम इसको 5 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। जो हाइड्रेशन है
एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया और वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इवोल्यूशन लिया हमने। अब मैं हाइड्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस आपको ग्राफिकली समझा दे रहा हूँ, जो आपने पीछे नक्शे में पढ़ा सारा चीज नक्शे में ग्राफ में समझिए। देखिए पहला स्टेज ये जो है ना, ये स्टेज 1 है मेरा। क्या है स्टेज ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 में क्या हो रहा है आपका? स्टेज 1 इज मिक्सिंग फेज। स्टेज 2 क्या है हमारा? स्टेज 2 इज डोरमेंट, यानी इसको डोरमेंसी हो रहा है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये स्टेज 2 है मेरा। ये स्टेज 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेज 2 है ये। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 3। इस स्टेज में मेरा क्या हो रहा है? हार्डनिंग हो रहा है। इसी हार्डनिंग प्रोसेस में हमारा पहला जो होगा इनिशियल हार्डनिंग होगा, इनिशियल सेटिंग होता है, और इसी बीच में हमारा फाइनल सेटिंग का जो पूरा फेज है वो हार्डनिंग का हो रहा है। यानी यही का हमारा सीमेंट क्या हो रहा है? सेट हो रहा है इस फेज में। अब अगला फेज जो आप देखो स्टेज 4 का है। स्टेज 4 आपका ये हो गया। अगर यहाँ पे स्टेज 4 देखो यहाँ तक आपका आ रहा है, अगर स्टेज 4 यहाँ तक अगर लेते हो, अगर स्टेज 4 में हमारा कूलिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है। और स्टेज 5 जो आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये पूरा स्टेज 5 है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डेंसिफिकेशन हो रहा है, यानी इसका वॉल्यूम ठीक ठाक बन जा रहा है, डेंसिफाई हो रहा है। यानी स्ट्रेंथ जो होता है सीमेंट में डेवलप होना, वो कहाँ से डेवलप हो जाता है? स्टार्ट फ्रॉम द सीमेंट लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी। सीमेंट का अपना यहाँ तक प्लास्टिसिटी था सीमेंट के अंदर, अब यहाँ से सीमेंट ने अपना प्लास्टिसिटी लूज करना कर दिया। इसके धीरे धीरे क्या उसके अंदर डेवलप हो गया? स्ट्रेंथ डेवलपमेंट शुरू हो गया। और यहाँ से मतलब पूरा फेज जो है यहाँ तक आप ले जाओगे, पूरा फेज मेरा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का फेज है। तो कहने का मतलब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के अंदर में दो पार्ट में, जो आप देख रहे हो क्रेस्ट पोर्शन देख रहे हो, टॉप पोर्शन, इसके इधर आपको क्या हो रहा है? हाइड्रेशन एक्सेलरेट कर रहा है हाइड्रेशन, और फिर इसके इधर क्या हो रहा है? हाइड्रेशन आपका डिसोलेट कर रहा है। कहने का मतलब है पानी से यहाँ से रिएक्शन हो रहा है इस साइड से, इधर से आपका क्या हो रहा है? हाइड्रेशन प्रोसेस कम होते जा रही है धीरे धीरे, जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है। यानी आपका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है सीमेंट के अंदर? अप्रोक्स 30 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। बात समझ रहे हो ना? इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूँ कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, तो फिर भी आप समझ लो अभी के लिए। यानी आपको 30 मिनट होता है। देखिए अच्छा आप देखिए, अब आप सोचते सर ये गवर्नमेंट पीरियड क्या हो गया? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब जितने भी है ना एक चुपचाप बैठ गए हैं। जैसे मानो लॉकडाउन यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे लॉकडाउन से मतलब क्या है? जिप्सम जो आपको मैंने मैकेनिज्म पहले क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, जिप्सम कैसे पानी के साथ रिएक्ट करता है और वो एक लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट शो कर देता है हाइड्रेशन प्रोसेस से। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था हीट ऑफ हाइड्रेशन इज वेरी स्लो। ये आपको मैं बताया था सब लास्ट क्लास में, आपको जाइएगा देखिएगा पीछे क्लास में बताया मैंने वहाँ पर पूरे प्रोसेस को। ये पूरा आप कंप्लीट प्रोसेस को आप हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को आप इस ग्राफ से देख सकते हो। बात समझ में आ गई क्या था ग्राफ के अंदर? Yes, sir. ठीक है सर। अब देखिए आज मैं थोड़ा सा स्पीड बनूंगा आपकी क्लास को, आप समझ रहे हो ना? अब देखिए हाँ, अब यहाँ पे देखिए आप देखिए इसको, तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक हाँ नेक्स्ट पॉइंट जो अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ये सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज आपके सीमेंट की क्या क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं और बनेंगे आपके लिए ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना बोल रहा है? 3.15 और एक बात कर रहा है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अगला बात क्या बोल रहा है? नेक्स्ट किस की बात कर रहा है? कौन सी स्पेसिफिक? Mass gravity. मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब मैं आपको बोलूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या? ये सिग्निफाई कर रहा है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रहा है किसी मटेरियल। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात होती है मतलब वो कैसी ग्रेविटी है? ट्रू ग्रेविटी है। और यहाँ पे साफ कर दिया है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। आप समझिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भाई, बारीकी से क्वेश्चन को। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 होता है, लेकिन ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? 3.15। अभी के लिए आप इतना समझिए, बाकी आपको सवाल के भी कंसेप्ट में इसको थोड़ा समझाऊंगा, सवाल अगर दिया तो उसमें भी है, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझिए दो टाइप के स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, एक आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। कहने का मतलब ये, जब आपको सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी कहीं पर लिखा मिले मतलब वो क्या है? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ही है। आप समझ पा रहे हो? अब देखिए ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है? ये रेशियो है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ द सीमेंट। सॉलिड्स ऑफ द सीमेंट में बात कर रहा हूँ टू द स्टैंडर्ड ऑफ फ्लूइड। हमेशा ग्रेविटी किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट इज क्या हमारे पास स्टैंडर्ड फ्लूइड? तेल है, पानी है, क्या है बताइए क्या है हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड? वाटर। पानी वाटर के रिस्पेक्ट आप उसको मेजर करते हो। बस इतना सा आप याद रखिए अभी इस चीज को। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे सीमेंट का 1.5 है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें ये आपसे जनरली यही पूछेगा
कई बार फंसाने के लिए क्वेश्चन में आपको मास दे देगा, बच्चे 3.15 मार्क के आ जाएंगे आंसर। बात समझ पा रहे हो? अब दूसरी बात कहता है आपके एक बैग ऑफ सीमेंट में हाउ मच मास इज कंटेन्ड इन वन बैग ऑफ सीमेंट, दैट इज 50 kg sir. तो मैंने आपसे पूछा भी था, है ना? आपसे पूछ रहा हूँ, Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम क्या होता है? 34.7 है ना लीटर। अब दूसरी बात ये कह रहा हूँ, साइज ऑफ सीमेंट बैग क्या होता है? यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसको आप कहीं पे मेंशन कर लेंगे। साइज ऑफ सीमेंट बैग होता है 0.3 मीटर स्क्वायर इंटू 0.18 मीटर, है ना? 0.3 मीटर स्क्वायर इंटू जो साइज यानी सीमेंट बैग की साइज में बात कर, बॉडी देखे हो सीमेंट का, Yes sir. उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस सीमेंट की बॉडी की बात कर रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसा बॉडी होगा ना सीमेंट का, ये जो एरिया है, ये एरिया आपका 0.3 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा, और ये जो हाइट होगा 0.18 मीटर की हाइट होगी, जिसकी हाइट नहीं 18 सेंटीमीटर। पहले आपको यूनिट मैंने इसलिए बोला था कि यूनिट को खेलना सीखिए आप लोग, क्योंकि यूनिट के साथ अगर नहीं खेलेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कंसेप्ट को। बात समझ रहे हैं ना? यूनिट को सीखना सीखिए, कैसे क्या होता है यूनिट। अब देखिए यहाँ तक तो आपको ये क्लियर हो गया। सीमेंट की मैंने आपको क्या क्या बताया अभी, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको डील किया यहाँ पे 5-6 सिग्निफिकेंट क्या क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है सीमेंट का बताइए। 3.15. मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 1.5. पूछ रहा मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, 50 kg, sir. 50 kg, sir. मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 50 kg. 50 kg. 50 kg. 1.5 कौन बोल रहे हैं? अभी मैंने पूछा क्या आपसे, मास क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पूछा मैंने, मास ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट 50 kg होते हैं। चलिए ठीक है, अब डेंसिटी की मैंने आपसे बात की थी। अब आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था वाटर सीमेंट रेशियो अगर 0.5 होता है, इसके कहने का मतलब यानी 50% इसमें क्या है, हाइड्रोजन पानी इसमें, यानी इसके अंदर क्या क्या रहा होगा, 23% आपका कंबाइंड वाटर होता है। तो आप यहाँ पे देखे थे पहला वाटर क्या कंबाइंड वाटर, उसका 15% आपको किससे आता है, तो क्या बोलते हैं 15% को, जेल वाटर। जो रिमेनिंग जो बच रहा है वो कौन सा वाटर हो जाता है, वो Capillary water. ठीक है। समझ गए कहानी क्या था ये? Yes. अब Yes देखिए sir. डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है अप्रोक्स लगभग 1500 kg पर मीटर क्यूब, यानी अगर 1 मीटर क्यूब का आप अगर ब्लॉक बनाते हैं, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट अगर बनाते हैं आप, कंक्रीट का ब्लॉक अगर बनाते हैं आप, इसके अंदर जो आप अगर सीमेंट को स्टोर करोगे, है ना, 1 मीटर के क्यूब बनाते हो आप, ब्लॉक बनाते हो 1 मीटर का, लेकिन इसके अंदर अगर आप सीमेंट को अगर स्टोर करते हो, आप कितना उसमें स्टोर कर लोगे सीमेंट के अंदर? 1500 आ जाएगा उसके अंदर अप्रोक्स 1500 kg आ जाएगा उसके अंदर। अब डेंसिटी कैसे निकालते हो बताओ, डेंसिटी कैसे निकलेगा? Mass आपको volume. पता है? volume. चलो आ जाएगा 1440, एग्जैक्ट कितना होता है? 1440 होता है, ठीक है। ये राउंड ऑफ है, 1500 अगर ये लमसम ये है तो 1440 होते हैं। ये डिपेंड करता है, आप देखो ये सीमेंट के प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड, ये हम जितनी भी बातें कर रहे हैं जनरली ये सब हम किसकी बातें कर रहे हैं, ओबीसी की, याद रखिएगा, पहले तो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, सब किसकी बातें हैं, ओबीसी सीमेंट की बातें हैं, सीमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है ये। 28 टाइप मिक्सर, तो मिक्सर का भी टाइप होता है एंटी टाइप का मिक्सर होता है, कोई टेल्किंग, नॉन टेल्किंग और स्टैटिक फैक्टर, बहुत सारे टाइप का मिक्सर होते हैं। मिक्सर देखा है आपने मिक्सर मशीन? Yes sir. Yes, sir. तो मिक्सर मशीन जब आप देखते होगे उसके अंदर कई मिक्सर मशीन ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं रोटेट करते रहते हैं, कई होते हैं उसमें रोटेटिंग होते हैं, कई उसमें टिल्टिंग होते हैं, कई नॉन टिल्टिंग होते हैं ना, देखा ये सब टाइप ऑफ मिक्सर है, ये सब आप पढ़ोगे जब हायर एजुकेशन जब आप पढ़ोगे, वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसके अंदर मिक्सर से ये टाइप है, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग, स्टैटिक, ये सब टाइप मिक्सर है सब। ये इसी टाइप के मिक्सर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कौन सी मिक्सर की बात कर रहा हूँ? नॉन एस टाइप की मिक्सर है ये, कौन सी है? 28 एस टाइप मिक्सर। अब देखिए इसका कहता है मेटल में, क्वेश्चन समझिएगा इस चीज़ को, इससे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 एस टाइप मिक्सर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 10 मीटर क्यूब, कितनी मीटर क्यूब की कैपेसिटी है उसकी? 10 meter cube. 10 मीटर क्यूब की बात कर रहा है। इसकी वर्किंग एफिशिएंसी है 80%, 80% इज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ दैट मिक्सचर। वन अब कहता है 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्स कितना बैग? 1.5 बैग्स ऑफ सीमेंट। 1 मीटर क्यूब अगर कंक्रीट आप कर रहे हो उसमें हमें कितना बैग चाहिए होता है? कहता है कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बी रिच्ड पर बैग इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रैक्शनल यूज ऑफ सीमेंट बैग। यानी आपको कंप्यूट करना है कितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा पर बैग
So that in order to avoid the fraction use of cement bag, fraction मतलब समझते हो? तो फ्रैक्शन मतलब समझते हो? फ्रैक्शन मतलब क्या होता है ये फ्रैक्शन यूज ऑफ सीमेंट बैग मतलब? फ्रैक्शन मतलब अगर सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सीमेंट बैग निकल जा रही है, सपोज आपकी सीमेंट बैग निकल जा रही है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 44 बैग्स है ना यहाँ पर? यहाँ पे कितना निकल का रहा है? 44 बैग। अगर सपोज ये 44.4 हो जाता, आप कितना बैग यूज करते हैं? 44 पॉइंट मतलब क्या कहता है? अगर मुझे सपोज 44.4 बैग्स अगर यूज होता है ये वाला आपका, आप कितना यूज करते हैं? कितना बोरी लेते हैं आप बताओ? 45 देते हैं। और बच्चों और बोलो, आप लोग सब देखो पार्टिसिपेट करो, मैं तभी आप समझ पाओगे। आप अपनी गलती तभी एहसास कर पाओगे जब आप बोलोगे नहीं। कैंडी स्पीक सम मोर स्टूडेंट 45 सर। आइदर 44 और 45 45 और बच्चों 45 सर 45 45 कैसे लेंगे सर? हम 44 ही लेंगे, लेकिन जो बचा हुआ जो पोर्शन है उसको हम अरेंज कर देंगे उन सब 44 बैग्स में। कौन शहबाज आंसर दिया है? जी सर। चलो ठीक है, गुड। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको क्या है, 44 बैग्स ही हमें यूज करना है, ना कि 45। जैसे सपोज अगर 44.4 आया, अगर 44.4 मतलब क्या होता है? 0.4 मतलब क्या होता है? कितने के आप लोगे? और 44 तो ठीक है, 44 बैग्स आ गए, तो 0.4 मतलब कितने केजी और आपको चाहिए होगा? 0.4 मतलब कितना केजी? 4 केजी। 400 ग्राम। 400 ग्राम कितना हुआ? 44 मतलब 400 ग्राम। 400 ग्राम है। 44 केजी 400 ग्राम। अच्छा ठीक है। और बच्चे और लोग कितना होगा? 20 केजी होगा सर। 20 केजी सर 20 केजी होगा सर। गुड। कितने दिया जवाब? 20 केजी। एक तो विवेक की आवाज मुझे सुन रही है, एक और किसने बोला है? सर बीके सर। ठीक है, मैंने शाबाश, ये गुड। ये आपके 44 मतलब 400 ग्राम नहीं है। 44.4 बैग मतलब यू विल यूज 20 केजी। 0.4 इंटू 50 केजी का बैग होता है। 0.4 इंटू 50 मतलब कितना हुआ? 20 केजी हुआ। Yes. आप बना रहे हो 20 केजी हो जाएगा। जब आप मिक्स बना रहे हो, आपका कितना बैग रिमेनिंग हो जाएगा वहाँ पे? 30 केजी का आपका बच जाएगा ना। आपका बैग कितना केजी का होता है? 50 केजी का। आपने उसमें से 20 केजी को रिक्वायर कर लिया, लेकिन रिमेनिंग 30 केजी का आप क्या करोगे? आपका वेस्ट हो जाएगा। आप क्या जानते हो? सीमेंट इज ए डेलिकेशन कंपाउंड। यानी सीमेंट जो होता है हाइड्रेट कर जाता है वाटर के रिस्पेक्ट में। वाटर जब उसको मिलता है, सीमेंट क्या कर जाता है? हाइड्रेट कर जाता है। आई मीन सीमेंट रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ। वो एटमोस्फेयर में रखता है, तभी सीमेंट क्या होता है? हाइड्रेट मतलब देखो ना, सीमेंट की बोरी जब घर में काम होता है तो उसको लोग अच्छे से जल्दी ज़्यादा ला के स्टोर नहीं करते। अगर स्टोर करते तो लंबे टाइम तक क्या होता है? वो जमने लगता है। वो देख रहे हो ना ये चीज़, जम जाता है वो सीमेंट की बोरी। क्यों होता है ये? क्योंकि सीमेंट हैज एफिनिटी यानी अफेक्शन फॉर वाटर। सीमेंट को पानी से बहुत मोहब्बत है। आप समझ रहे हो? सीमेंट को पानी से, और इसलिए वो पानी के साथ विगरस अब्जॉर्ब करते करते वो अपने आप को सेट कर लेता है वो। इसलिए हम आपको बोला मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में कभी भी आप ऐसे राउंड ऑफ में नहीं चले जाओगे। अगर सपोज आपको 44.4 है, आप वहाँ पे बढ़ा के 44.4 की जगह पे आप 45 नहीं कर लोगे। अब मुझे ये बताओ कैसे? इससे क्या बेनिफिट, इससे क्या लॉस होएगा? आपका यहाँ पे मिक्सचर का दे दिया है कैपेसिटी। आपका मिक्सचर कितना मीटर क्यूब का है? 10 मीटर क्यूब का ही मिक्सचर है आपका। कितना मीटर का है? 10 मीटर क्यूब का है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे सीमेंट का अगर वॉल्यूम बढ़ा दोगे, आपके मिक्सचर की कैपेसिटी के ऊपर निकल जाएगा। आपके मिक्सचर में काम नहीं हो पाएगा। आप समझ पा रहे हो? ये भी एक रीजन है। आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। 44.9 रहेगा तो सर कितना? क्या 44.9 रहेगा तो कितना रहेगा मतलब है? मुझे 44.8 की जरूरत है। एक मिनट जैसा अब देखिए। हाँ, आप लोग जो पूछ रहे हैं कुछ नहीं कहाँ के देखने को मुझे कौन पूछ रहे? पहले वीडियो ऑन करें हम। हाँ हाँ, जैसे में पूछ रहे ना, ऐसा ये यहाँ पर मजाक थोड़ी चल रहा है कि 44.9 44.9.5 ऐसा थोड़ी आता है नंबर में। यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। थोड़ा बहुत चलता है 0.1 यानी 10 केजी चलेगा ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ बात कर रहे हो, आप यहाँ पे एक सिंपल आप केजी की बात कर रहे हो। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करो ना, टन से टन की बात करो, ठीक है। आप इसमें हेलो हाँ सॉरी, हाँ जितेंद्र पूछ रहे थे ना आप, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो वहाँ पे आप 1 केजी 100 ग्राम और 10 केजी की बात नहीं होती। वहाँ पे टन के टन कैपेसिटी यूज होते हैं। वहाँ पर आप जब कंप्लीटिंग करते हो ना, आप ह्यूज अमाउंट में, तो वहाँ
वहाँ पे जब आप सोचो आप अभी सपोज आप 1 मीटर क्यूब की बात करते हो तो उसके अंदर सपोज अगर आपको 10-10 किलो बढ़ाना पड़ रहा है अगर, तो आप अगर इसी को आप बढ़ा के आप कर लो 20 मीटर क्यूब 30 मीटर क्यूब कर लो कांक्रीट, तो बताओ कितना उसमें बढ़ जाएगा ह्यूज अमाउंट, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. तो वहाँ पे बात होती है कि आप आपको छोटा सा एग्जांपल दिया जा रहा है अभी, आप सपोज आप घर में अभी एक आदमी खाना खा रहे हो, अगर मैं आपकी अब शादी होती है घर के अंदर में, तो आप क्या करते हो? ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन करवाते हो ना, कि आप एक आदमी के हिसाब से खाना बनाते हो, आप 50 आदमी के हिसाब से बनाओगे ना, जब 50 का देखोगे फिर आपको क्वांटिटी ह्यूज लगेगा, आप एक आदमी का खाना देखोगे तो बहुत कम दिखेगा, बस वही यहाँ पे कहानी है, आप समझ रहे हो ना? Yes. हाँ, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अब मैं आपको पीपीटी में ये दिखाना चाह रहा था, हाँ, यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो मिक्सचर जो आपका आप देखिए न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व कीजिए, समझिए न्यूमेरिकल क्या कर रहा है। ये कहता है 28 स्टैक का मिक्सचर था, इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 10 मीटर क्यूब, कितनी कैपेसिटी थी इसकी? 10 मीटर क्यूब्स 10 मीटर क्यूब कैपेसिटी। अब 28 स्टैक का मिक्सचर है, हमें इसमें ऑपरेटिंग कैपेसिटी निकालना, आपको पता है इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 80% ही इसकी एफिशिएंसी है मात्र, मतलब इसके साथ हम मात्र 0.8 और ये जो 10 आपका जिस कैपेसिटी है और एफिशिएंसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8 मीटर क्यूब का मेरा क्या है? ये ऑपरेटिंग कैपेसिटी है इसका। कितना मीटर क्यूब का है? कैपेसिटी को 8 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया एफिशिएंसी के साथ, तो आपको निकल के आ गया ऑपरेटिंग कैपेसिटी। यू विल फाइंड आउट, यू विल गेट आउट द ऑपरेटिंग कैपेसिटी। यू कैन फॉर्म द कंक्रीट अप टू 8 मीटर क्यूब ओनली, दिस इज द ऑपरेटिंग कैपेसिटी। अब वो मिक्सचर था वो 10 मीटर क्यूब कैपेसिटी का, मतलब थोड़ी के पूरा का पूरा गला तक मिक्सचर को भर का मिक्सिंग करोगे, इसकी जो कैपेसिटी है वहाँ तक रख के करोगे ना काम, इसकी कैपेसिटी निकल के आती है 8.8 मीटर क्यूब का। अब यहाँ कह रहा है 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट कितना बैग्स रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट हमें चाहिए 5.5 बैग्स, दिख रहा है यहाँ पर 1 मीटर क्यूब में 5.5 बैग्स चाहिए। Yes, sir. तो 8 मीटर क्यूब में कितना चाहिए होगा? 44 बैग 44 बैग्स चाहिए। ये तो यहाँ पे राउंड ऑफ में आपको आइडिया, ठीक है, आपको एग्जैक्ट फिगर में आ गया तो आपने उतना बैग्स निकाल लिया, लेकिन सपोज वही मैंने आपको समझाया था, अगर 44.4 आ जाता आप कितना लेते? 44 लेते या 45 बैग्स लेते? कितना बैग्स लेते? 44 44 सर 45 नहीं लेते, बात समझिए क्यों नहीं लेते? यस सर बात समझ गया ना? ठीक है, चलिए, और यहाँ तक चेक क्लियर है बात। तो अब मैं आगे बात करता हूँ, अब आज मैं आगे बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। कैसे आपने पीछे सारा चीज़ पढ़ लिया, आप जितना भी है आप पूरी क्लास को आगे लेके चलेंगे, क्लास अब समापन की ओर बढ़ेगा इसमें। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में आपने पीछे पढ़ गया था, क्या क्या पढ़ा था आपने पीछे? इतने सारे कंपाउंड यूज हो रहे हैं इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में, कैल्केरियस कंपाउंड एंड हाइड्रोलिसिस दोनों कंपाउंड यूज हो रहा था। इसके अंदर देखिए 3 प्रोसेस बेसिकली है, मैंने आपको बताया था। बॉक्स कंपाउंड जब बनते हैं पर आपको क्या करते हो, सारे मिक्सिंग रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज करके बर्न करते हो, तो आपको क्या बन जाता है? यहाँ पे बॉक्स कंपाउंड बन जाता है यहीं पे बर्निंग करने के बाद, आप समझ मारी है। अब उसके बाद फिर फाइनली प्रोसेस क्या करते हो? ग्राइंडिंग करते हो। अब देखेंगे क्या क्या सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। सीमेंट को बेसिकली हमने 2 प्रोसेस से, या क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के प्रोसेस बताइए, तो आपने ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम आप बना देना, आप एक्सप्लेन कर देना, नंबर मिल जाएंगे आपको। इसमें इनमें क्या लिखना है? सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली 2 मेथड होते हैं, एक होते हैं ड्राई प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस क्या होता है? वेट प्रोसेस। अब नाम में ही बता रहा है ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। अब मैं देखूंगा दोनों प्रोसेस में क्या होता है, ड्राई प्रोसेस में और वेट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, कौन सा मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये मैं आपको देख के बताता हूँ। चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, पहला क्या करते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में? सबसे पहले आपने क्या किया? मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स किया, फिर आपने क्या किया? बर्न किया उसको, तो बर्न किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसको इंटर ग्राइंड कर लिया, बर्न करने के बाद उसको आपने इंटर ग्राइंड किया, आपने बर्न करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब देखिए, अब बात करते हैं ड्राई प्रोसेस की। तो ड्राई प्रोसेस में पहले क्या होता है? 2 साइड्स आते हैं आपके, पहले साइड एक साइड है कैल्केरियस कंपाउंड, दूसरे साइड हो गया आर्गिलेशियस कंपाउंड। आपने समझ गया कैल्केरियस कंपाउंड कौन से, आर्गिलेशियस कंपाउंड कौन से, सब आपने पहले देखा है। और ये दोनों कंपाउंड को लाके आप क्या करते हो? क्रशिंग करते हो। क्रशिंग करते हो ताकि उसके साइज को आप क्या करते हो? छोटा कर दो। क्रशिंग में साइज कितना होता है? आपने 25 mm साइज तक आप रिडक्शन करवाते हो, आपको जो साइज हो 25 mm। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? दोनों को सेपरेटली स्टोरेज बेसिन ले आके स्टोर कर देते हैं इसको फर्दर प्रोसेस के लिए। फिर वहाँ से उसको हम लेके जाते हैं क्या? फाइन ग्राइंडिंग के लिए। कहाँ ग्राइंडिंग होती है? यू मिल या बॉल मिल्स के अंदर फाइन ग्राइंडिंग होती है, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। मतलब सीमेंट की साइज को आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो, आपको 2 mm तक आप लेके जा रहे हो फाइन ग्राइंडिंग करके, 2 mm तक लेके जा रहे हो। फाइन ग्राइंडिंग करने के बाद फिर आप क्या करते हो? कहाँ होती है ये? ट्यूब मिल या बॉल मिल के अंदर फाइन ग्राइंडिंग होती है। अरे अब क्या करते हो इसके बाद? इसका करते हो मिक्सिंग, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स था अगर उसमें नहीं है उसको, जैसे अब रॉ इंग्रेडिएंट्स आपने पढ़ा है पीछे पूरा क्या क्या था, सबके प्रोपोर्शन आपने देख रखा है, वो कंपाउंड आपने सारा देख रखा है कंपाउंड, वो प्रोपोर्शन को हम यहाँ पे ऐड करते हैं अगर मान लो कमी हो रही है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं? फिर हम लोग करते हैं प्री-हीटिंग कर देते हैं ये पूरे इंग्रेडिएंट्स को, जो प्रोपोर्शन में मिलाने के बाद हम उसको प्री-हीटिंग करते हैं। वी डू द प्री-हीटिंग एट 800 डिग्री सेल्सियस।
एग्जॉस्ट गैसेस। अभी एग्जॉस्ट गैसेस क्या मैं समझा रहा हूँ आपको। फिर उसका नेक्स्ट जो हमारा चला था स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर ये स्टोर करने के बाद इस मटेरियल को हम क्या रॉ मटेरियल को हम लोग भेजते हैं रोटरी किल एट द नेम स्टिल स्टोर। रोटरी मतलब ये घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा अपने एक्सिस के लॉन्ग लॉन्ग अपने लॉन्ग कौन से एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करेगा बताओ। longitudinal axis के along से हाँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अराउंड ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखते हैं 1400 टू 1600 डिग्री सेल्सियस। अब यहीं पे सीमेंट का क्लिंकर्स बनता है। अब आपको मैंने पहले क्लास में बताया था, हाँ सीमेंट की क्लिंकर्स यहाँ पे बन गई। और ये सीमेंट क्लिंकर्स को हम लोग निकाल के रखते हैं। फिर उसके बाद इसको हम फाइन ग्राइंडिंग कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग किसमें करते हैं, ट्यूब मिल्स एंड बॉल मिल्स में। उसमें फिर हम क्या कर देते हैं, वहीं पे यहीं पे जिप्सम को ऐड कर दिया जाता है। जो आपको मैंने बताया था जिप्सम ऐड करते हैं सीमेंट के। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, बट वी ऐड आर्टिफिशियल जिप्सम इनटू द सीमेंट। आपको मैंने पहले क्लास में बताया था जिप्सम हमको बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट थे उसके अंदर, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स थे, बट यू आर आर्टिफिशियली एडिंग जिप्सम। जिप्सम को आपने ऐड किया, क्यों ऐड किया जिप्सम को, जिससे सेटिंग टाइम के बढ़ाने के लिए। आप लोग बाकी सारे मैकेनिज्म आपने देखा है कैसे उसने वाटर के अराउंड वो अपने क्या कहते हैं लेयर बना लेता है, वो सारा मैकेनिज्म आप पीछे देख। अब देखिए फिर क्या करते हैं, सीमेंट को फर्दर हम सीमेंट सैलोज में भेजते हैं। सैलोज क्या होता है, packing machine packing plant सैलूस पैकिंग सैलूस आप देखोगे ऐसे तो थोड़ा सा वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे उसके नीचे से बॉटम होता है नीचे से फील्ड एक्शन ले सकें। सैलूस उसी कहते हैं। आप पढ़ोगे स्टील स्ट्रक्चर में सब डिजाइनिंग होती है सैलूस की, सैलूस वगैरह सब डिजाइन करोगे आप लोग, आपको पढ़ोगे आरसीसी उसको डिजाइन करना हो स्टेज वगैरह सब इफेक्ट उसके आता है, आप लोग पढ़ोगे इसका सैलूस वही होता है। सैलूस में ले आके उसको बस समझो कि यहाँ से सीमेंट को पैकिंग के लिए यहाँ से भेज सकते हैं। सैलूस वैसा स्ट्रक्चर होता है, आपको दिखा सकता हूँ मैं सैलूस कैसा होता है। सैलूस को देख लेना। चलो तो अब देखिए फाइनली आप समझिए, आपको मैंने इनिशियल क्लास में बोला था कि एल्यूमिना को आप लोग सीमेंट में क्यों ऐड करते हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको बोला था मैं जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग बताऊंगा देन आई विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिना इन इट। बिकॉज एल्यूमिना को इसी टाइम पे हम लोग ऐड करते हैं, कहाँ पर बता सकते हो कोई, रोटेटरी किल में बर्न करने से पहले बर्न करने के, हाँ यहीं पे एल्यूमिना को डालते हैं। क्यों डालते हैं, सो दैट द प्रोडक्शन टेम्परेचर को जो है वो रिड्यूस हो जाए और उससे हमारा कॉस्ट इकोनॉमिकल हो जाए। हमने आपको बताया था एग्जॉस्ट गैसेस के बारे में। एग्जॉस्ट गैसेस क्या है, जब आप प्री हीटिंग करते हो रॉ इंग्रेडिएंट्स जो आपका ये जो जितने भी रॉ इंग्रेडिएंट्स थे उसको आप प्री हीटिंग करते हो तो गैस निकलता है ना, उस गैस को आप आसमान में छोड़ नहीं देते हो, उस गैस को वापस आप कलेक्ट कर लेते हो क्योंकि वो ऑलरेडी एक बर्न जब कर रहे होते हैं उस गैस के अंदर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव किया होता है। उस गैस को लाके फ्यू गैसेस को अपना के फिर से रिवर्स उसी के अंदर लाते हो। उसकी वजह से क्या होता है, आपका क्या होगा, फ्यूल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, वही गैस को आप यूज कर लोगे तो, और आपका टेम्परेचर जो है वो जल्दी अचीव कर जाएगा। ये दोनों इकोनॉमिकल बेनिफिट है इसके अंदर। ये एक बेनिफिट आपने देख लिया। अब हमने ऐड किया था उसके अंदर क्या, जिप्सम ऐड किया था ग्राइंडिंग के टाइम में। जिप्सम कितने परसेंट में ऐड करते हैं, 2 से 4% में, जनरली 3% हम लोग ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस भी नाम से बता रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, नाम ही वेट प्रोसेस। अब इसमें वही दो कंपाउंड है, कैल्कुलेशन कंपाउंड एंड आर्बिट्रेशन कंपाउंड। इसको हम लोग कैसे करते हैं प्रोसेस, ये सेम वैसे जैसे पिछले प्रोसेस में क्या था, ड्राई प्रोसेस में वी आर फर्स्ट अप टू साइज ऑफ 25 mm एंड द वेट प्रोसेस इन आर्बिट्रेशन प्रोसेस आई मीन दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड को हम लोग वॉश करते हैं, वाटर इज एडेड। और ये क्या है, वॉशरूम, वॉशरूम एक डिवाइस है, इसलिए इसमें पानी मिलाया जाता है, इसलिए हम वॉशरूम में हम क्या करते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं आर्बिट्रेशन कंपाउंड में। अब ये फिर दोनों को हम ले आके स्टोरेज बेसिन में ले आते हैं, देखो प्रोसेस सेम वैसे ही चल रहा है। फिर स्टोरेज बेसिन में दोनों को हम ले आके स्टोर कर लेते हैं, आर्बिट्रेशन कंपाउंड को एंड कैल्कुलेशन कंपाउंड को। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस इज फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। फिर किसमें, ट्यूब मिल में, टू फॉर्म द स्लरी। स्लरी क्यों बन जाता है, यहाँ पर आप देखोगे क्या बनता है, मिक्सिंग ऑफ, यहाँ पर आपको क्या बन जाता है, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं ट्यूब मिल में, तो यहाँ पे आपके छोटे पार्ट साइज बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लरी बन जाता है। स्लरी मतलब क्या होता है, स्लरी मीन्स टेस्ट। वाटर स्लरी टेस्ट बन जाता है। टेस्ट इसलिए क्योंकि आपने वाटर इसमें आर्टिफिशियल ऐड किया है, इसके प्रोसेस में टेस्ट बन जाता है। बात समझ गए। अब फिर क्या करते हो नेक्स्ट प्रोसेस में, ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी को आप करेक्ट फिर वही करते हो, वही सेम प्रोसेस है। आप स्लरी को फिर उसको ब्लेंडिंग करो। ब्लेंड मतलब क्या होता है, ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। पूछना सर, पूछना। ब्लेंडिंग नहीं, गूंथना अलग चीज है, गूंथना इज नीडिंग। गूंथना मतलब क्या होता है, नीडिंग एक्शन कहते हो। ब्लेंडिंग इज अनदर, ब्लेंडिंग इज टू ऐड या टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट, उसको आप ब्लेंड करते हो। गूंथना नहीं बोलते ना, गूंथना किसको बोलते हैं, आटे को गूंथते हो, उसका मतलब नीडिंग होता है। गूंथना मतलब नीडिंग, NEADING, नीडिंग, नीडिंग एक्शन कहते हैं उसको। यहाँ पे ब्लेंडिंग किया आपने स्लरी को करेक्टेड प्रोपोर्शन में, या ब्लेंड किया आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स का रहा उसको आपने ब्लेंड किया। अब फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस आपको करते हो
स्टोरेज ऑफ द करेक्टेड स्लरी, अब जो भी स्लरी है उसको आप स्टोर कर लोगे। अब उसको फिर देखो रेस्ट प्रोसेस आर द सेम, और उस फिर से आपने क्या उसको भेज दिया रोटरी किल में, उसको आपने भेजा कितने डिग्री सेल्सियस वहां पर आपने दिया टेम्परेचर, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपने उसके अंदर दिया सीमेंट रोटरी किल के अंदर में। अब वहां पे क्या हो जाएगा, इतने टेम्परेचर पर जाते ही सीमेंट का क्लिंकर्स बन जाता है। फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस में करते हो सीमेंट क्लिंकर्स को, फिर फाइन ग्राइंडिंग करते हो ट्यूब मिल्स में अप टू द साइज ऑफ 90 माइक्रोन। सीमेंट का साइज कितना होता है? 90 माइक्रोन There सर। is a 19 micron. 90 माइक्रोन। इस साइज पे हम इसको ग्राइंडिंग करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, फिर उसको हम सीमेंट सैलूस ले आते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट हमारा पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग करके उसको सीमेंट के बैग्स में डाल के फिर बाकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो जाता है। तो ये हमारा सिर्फ ये प्रोसेस था, दोनों वेट और ड्राई प्रोसेस था। एक ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं, सिर्फ दो डिफरेंस इसमें आपको दिखा है इसके अंदर में, सिर्फ दो चेंजेस आए दोनों प्रोसेस में। क्या क्या चेंजेस थे? पहला डिफरेंस था बिटवीन वेट एंड ड्राई प्रोसेस, वाटर इज एडेड इन वेट प्रोसेस। बात समझ में आई? पहला डिफरेंस क्या था? वाटर को ऐड किया जाता है Water add सर वेट करते हैं प्रोसेस सर. वेट प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी प्री हीटिंग हमें वेट प्रोसेस में रिक्वायर्ड नहीं होती है। आपने इसमें कहीं भी प्री हीटिंग देखा है? क्या प्रोसेस है यहाँ पे कहीं प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्री हीटिंग आप किसमें कर रहे थे? ड्राई प्रोसेस में। यहाँ प्री हीटिंग कर रहे थे, 8 प्री हीटिंग कर रहे थे यहाँ पर, बट यहाँ पर प्री हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है वेट प्रोसेस के अंदर में। अब देखो सेकंड यहाँ पे अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है, अब बोथ प्रोसेस में कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। इसके एडवांटेज में तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी है। अब देखिए पहला क्या इसका है एडवांटेज, बता सकते हैं कोई एडवांटेज? सर वेट प्रोसेस में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होता है सर। हाँ ठीक है, वो भी एक एस्पेक्ट अच्छा है क्योंकि आप लेस फ्यूल यूज कर रहे हो, लेस कंजम्पशन यूज कर रहे हो, इकोनॉमिकली भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, ये गुड है। और बताओ। ये तो ठीक है, ये अपनी जगह पे ये एनवायरमेंटल का अलग बेनिफिट है। अब मुझे ये बताओ, मैं जिस पर्पज से जो भी चीज सीमेंट बना रहा हूँ, अब मुझे उसका जब पर्पज ही फुलफिल ना हो, आप एनवायरमेंटल को बचा के क्या कर लोगे? आपका कॉस्ट तो लग रहा है ना मटेरियल का बनाने में। मेरा पर्पस मेन क्या होना चाहिए उसका होमोजेनियस। सबसे पहला देखिए, चलिए पहले मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करता हूँ, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग प्री हीटिंग इन वेट प्रोसेस। हमने वेट प्रोसेस में क्या नहीं किया? वेट प्रोसेस में हमने प्री हीटिंग क्या नहीं किया था? डू वी रिक्वायर प्री हीटिंग इन वेट प्रोसेस? नो सर। नो सर नो सर नो We सर are not doing preheating in wet process, so the cost comes out to be more during the burning process. This is the drawback. क्योंकि preheating करने से क्या हो रहा था आपका, यहाँ पे आप preheating कर रहे थे ना, यहाँ पे कॉस्ट कम निकल के आती है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर टेम्परेचर अचीव होता है और मटेरियल के अंदर यहाँ पर आप प्रीहीटिंग नहीं कर रहे हो तो कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा निकल के आती है क्योंकि आपको डायरेक्ट 1400 से 1600 डिग्री से टेम्परेचर देना पड़ता है। आपकी प्रीहीटिंग कॉस्ट यहाँ पर अगर नहीं प्रीहीटिंग नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट हमें ज्यादा निकल के आती है इस चीज में। ये इसका ड्रॉबैक है वेट प्रोसेस का। लेकिन इसका एक एडवांटेज सबसे बढ़िया ये है, आप यहाँ पे मिक्सिंग जो कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा Quality है, बहुत मिलता है. हाँ जो स्लरी जो यहाँ पे बन रहा है उसकी वजह से लिक्विड स्टेट के अंदर है, यानी मिक्सिंग कम्स आउट टू बी मोर होमोजेनियस। मिक्सिंग जो आपका बन के आ रहा है कैसा बन के आ रहा है? ज्यादा होमोजेनियस है। अगर यहाँ पे mixing ज्यादा होमोजेनियस निकल कर आती है, इट मींस क्वालिटी ऑफ सीमेंट फॉर्म्ड इज मोर यूनिफॉर्म। क्वालिटी ऑफ सीमेंट फॉर्म्ड इज मोर यूनिफॉर्म। अब मैंने ये नहीं बोला कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सीमेंट मिलता है, ये मैंने नहीं बोला कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सीमेंट वेट प्रोसेस मिलता है, ये नहीं बोला मैंने ये बोला क्वालिटी ऑफ सीमेंट फॉर्म्ड इज मोर यूनिफॉर्म बोला मैंने। ठीक है, बात तो समझिए, दो बात है। मैंने ये नहीं बोला कि बहुत अच्छी क्वालिटी की सीमेंट मिल रही है वेट प्रोसेस। अब आप पूछोगे सर कौन सा अच्छा प्रोसेस है, वेट या ड्राई? दोनों अच्छे प्रोसेस हैं, इंडिया में दोनों यूज होते हैं। अब कौन सा अच्छा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हो ना? अब देखिए, मैंने फिर ये बोला, ये आपको बोला कि ज्यादा अच्छी सीमेंट क्वालिटी मिलती है इसके अंदर, इसका मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ वाला सीमेंट मिलता है इसके थ्रू। क्यों मिलता है? क्योंकि आपके यहाँ पे जो सीमेंट जो है होमोजेनियस मिक्स बनता है, ज्यादा यूनिफॉर्म हो जाता है, इसके वजह से मैंने बस ये बोला है यहाँ पे जो सीमेंट मिलती है वो ज्यादा यूनिफॉर्म मिलती है। किस प्रोसेस में? वेट प्रोसेस के अंदर। सिंस द क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट होमोजेनियस इन ड्राई या नॉट यूनिफॉर्म इन ड्राई प्रोसेस, इसमें क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग होमोजेनियस नहीं है या ड्राई मतलब यूनिफॉर्म नहीं है ड्राई प्रोसेस में, दैट्स व्हाई क्वालिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। किसमें? ड्राई प्रोसेस के अंदर में। तो ये आपका एक एडवांटेज बता दिया, एक डिसएडवांटेज बता दिया। ठीक है, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट वाज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज? अब बताइए कोई लोग। यस सर, एडवांटेज यही है कि सर जो ड्राई प्रोसेस है उसमें इन्फॉर्म नहीं हो पाता है ठीक जो है, पार्टिकल्स हैं। और वेट प्रोसेस में डिसएडवांटेज ये है कि उसमें प्री हीटिंग जो है वो नहीं होती लाइक ड्राई प्रोसेस की तरह, तो उसमें इकोनॉमिकल थोड़ा महंगा पड़ गया, वो इकोनॉमिकल नहीं हुआ। ठीक है, वेट प्रोसेस में आप प्रीहीटिंग नहीं होती तो महंगा पड़ जाता है थोड़ा। ठीक है, ये आपका ये दो एस्पेक्ट था।
अब मैं आपको पॉइंट यहाँ पे देखता हूँ, पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये यहाँ पर देखिए, इस चीज को समझिए, पॉइंट को यहाँ पे कहता है, यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए, यहाँ पे ये पॉइंट को समझाता हूँ क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कहता है ये, द चीफ एडवांटेज ऑफ वेट प्रोसेस आर लो कॉस्ट ऑफ एक्सकैवेटिंग एंड ग्राइंडिंग रॉ मटेरियल्स। कहता है जब सबसे बड़ा एडवांटेज वेट प्रोसेस का ये भी है, इसको जब आप एक्सकैवेट करते हो ना, क्योंकि इसमें आपको कैसा मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, आप नाम से ही पता चला वेट है, तो हमें मटेरियल को प्री हीटिंग की जरूरत नहीं होती है, हमें एक्सकैवेट करने की भी कॉस्ट निकल कर कम आती है। बात समझ रहे हो? जब आप रॉ मटेरियल जो आप लेके आते हो वेट प्रोसेस के लिए, उसको जब एक्सकैवेट करते हो, यानी कार्टिलेशियस आर्गिलेशियस कंपाउंड को जब एक्सकैवेशन करते हो, आपको उसको जो कॉस्ट निकल के आती है वो क्या आती है, ज्यादा या कम निकल के आती है, क्या निकल के आएगी? कम आती है, लो सर, लो कॉस्ट लो निकल के आती है, क्योंकि ड्राई प्रोसेस में जो मटेरियल यूज होता है ना, वो कैसा होता है, हार्ड रॉ मटेरियल यूज होता है, मतलब उसको आप ऑब्वियस बात जब ड्रिलिंग एक्शन करोगे तो क्या है, जब मॉइस्ट होता है तो ज्यादा इजीली कट होगा, या फिर जो ड्राई होता है उसको कट करना ज्यादा इजी होगा? ड्राई मोस्ट वाला सर। अब देखिए, अब नेक्स्ट कहता है यहाँ पर एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन एंड होमोजेनिटी ऑफ द स्लरी। ये वेट प्रोसेस के अंदर में ये एडवांटेज है, ये भी आप उसमें एक्यूरेट कंट्रोल कर सकते हो, किसकी, होमोजेनियस मिक्सचर आप बना सकते हो स्लरी का, ये आप वेट प्रोसेस के अंदर कर सकते हो। अब अगला पॉइंट कहता है इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ सेपरेटेड ड्राइंग प्रोसेस। क्योंकि इसके अंदर आप प्री हीटिंग नहीं करते हो, इसलिए आपने फ्यूल का कंजम्पशन को कम कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट मतलब ये नहीं कि खत्म कर दिया, आपने कम कर दिया। आप सेपरेट ड्राइंग ऑपरेशन जो करते थे, तो पहले प्री हीटिंग करते थे, इसमें करते थे प्री हीटिंग ड्राई प्रोसेस के अंदर, लेकिन वेट में आपने प्री हीटिंग को रिमूव कर दिया, ये इकोनॉमिकल बेनिफिट इसका और हो गया। अब दूसरी बात ये कहता है ऑन द अदर हैंड इट यूटिलाइजेस लॉन्गर किल्स। किल्स मतलब क्या होता है, जो रोटरी किल जो भट्टी होता है ना, बड़े बड़े चैम्बर ट्यूब 3-3 मीटर के बड़े, 3-3.5 मीटर के लंबे होते हैं, और उसके मतलब उसके डाया होते हैं और लंबे होते हैं। आप उसका देखोगे, आप उसका डायमेंशन वगैरह सब आप देखोगे, आपको जो मैंने किया है, या आप इसका वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, काफी लंबे ऐसे ट्यूब होते हैं, वर्टिकल ट्यूब आपके लिए, उसके भी ग्रेडियंट होता है 125 से ग्रेडियंट पे उसको सेट करता है, वो रोटेट करता है, इसी चीज के अंदर ये बनता है ये प्रोसेस। बाकी प्रोसेस तो आप देख लो उसको, बाकी उतना कुछ है नहीं, जो प्रोसेस था यही आपको एग्जाम में पूछेगा और यही आपको लिखना है, इतना लिखोगे सफिशिएंट, यू विल गेट मच मोर देन एनफ मार्क्स, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। और आप कहता है इसके अंदर जब आप करते हो, यूटिलाइज करते हो, बड़ी भट्टी चाहिए होगी, किसके लिए बड़ी भट्टी हमें चाहिए होती है, किसके लिए, वेट प्रोसेस के लिए। क्यों चाहिए होगी? क्योंकि ज्यादा फ्यूल चाहिए होगी बर्निंग के लिए, क्योंकि आप इसे प्री हीटिंग नहीं दे रहे हो, इसलिए आपको फ्यूल रिक्वायर्स मोर, ज्यादा हीट चाहिए कि आपको चाहिए, ज्यादा हीट की आपको क्या चाहिए होगा, आपको बड़े से बड़े भट्टी लॉन्गर किल्स आपको चाहिए होगा, सो दैट ये इफेक्टिवली जल्दी काम हो जाए आपका। और ये लेस रिस्पॉन्सिव है टू वेरिएबल क्लिंकर डिमांड, मतलब समझ रहे हो क्या होता है, ये लेस रिस्पॉन्सिव है टू वेरिएबल क्लिंकर डिमांड। मतलब ये है कि सीमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर रेट चेंज हुई, सीमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एक कांस्टेंट रेट से मैन्युफैक्चर होती है सीमेंट इंडस्ट्री में, कांस्टेंट रेट से मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर रेट चेंज हुई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो उसको इतना जल्दी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है ये प्रोसेस में, इसलिए इसका ड्रॉबैक निकल के आता है। ये भी एक ड्रॉबैक है कि लेस रिस्पॉन्सिव है टू वेरिएबल क्लिंकर डिमांड, क्योंकि ये सीमेंट जब प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में, वो कांस्टेंट रेट पे होता है सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अगर अचानक डिमांड के आपको कुछ चेंजेस हो गए, इमीडिएट आप इसमें नहीं कर पाओगे इस प्रोसेस के अंदर, ये इसका एक ड्रॉबैक निकल के आता है। अभी तक क्लियर कहानी पूरी? यस सर। सर एक क्वेश्चन था, ड्रॉबैक समझा दीजिएगा सर। ठीक है, सुनिए फिर से मैं कह रहा हूँ, अरे सुनिएगा ध्यान से, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था। इसका ड्रॉबैक पहला, इसके अंदर आप प्री हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं करते हो, यानी प्री हीटिंग आप इसको नहीं देते हो वेट प्रोसेस के अंदर में। इस प्री हीटिंग की वजह से क्या हो गया आपका, बताओ, आप लोग पार्टिसिपेट करो तब समझ में आएगा। कॉस्ट जो है वो ज्यादा निकल के आती है, ज्यादा हो गया सर, कॉस्ट ज्यादा निकल के आ रही है। सबसे पहली चीज, प्री हीटिंग आप वेट प्रोसेस के अंदर में नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से कॉस्ट आपकी ज्यादा निकल के आ रही है ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस। दिस इज द ड्रॉबैक, ये पहला ड्रॉबैक थी। फिर आपका दूसरा ड्रॉबैक ये बताया था मैंने, ये इसके लिए ज्यादा फ्यूल, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा आपको इसके बर्निंग करने के लिए। और दूसरा चीज बताया था, ये लेस रिस्पॉन्सिव है टू ए वेरिएबल क्लिंकर डिमांड। ये लेस रिस्पॉन्सिव किस सेंस में है, यानी का मतलब कि सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है वो कांस्टेंट रेट से प्रोडक्शन होता है। सीमेंट को जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो वो कांस्टेंट रेट से सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर रेट चेंज हुई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, उसको ये इतना जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है ये प्रोसेस में, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक निकल के आती है। बाकी इसका आप एडवांटेज ही देखोगे सब जगह,
बाकी इसका एडवांटेज है ये सब, ड्रॉबैक यही एक दो पॉइंट आप कह सकते हो, बाकी सब एडवांटेज है इसका। एडवांटेज क्या रहा अब इसका, क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है स्लरी की, इसलिए वो मिक्सचर कैसा बन रहा है, होमोजेनियस नेचर का मिक्सचर है। मिक्सचर हमारा कैसे बनकर निकल रहा है, होमोजेनियस इन नेचर। अगर यहाँ पे मिक्सिंग ज्यादा होमोजेनियस निकल कर आती है, इट मीन क्वालिटी ऑफ सीमेंट जो फॉर्म होगा वो हमारा ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर कैसा निकल कर आ रहा है मेरा, होमोजेनियस, इसकी वजह से क्वालिटी ज्यादा अच्छी निकल के आती है। बस ये था इसका ड्रॉबैक, तो आपको बता दिया, ड्रॉबैक वही हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, बाकी कुछ तो है नहीं इसके अंदर। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। sir, in this ever process we have not added siliceous compound, so from where we get the silica, sir, in the cement? देखो सिलिका, देखो तुम फिर यही में होता है ना, हमारा जो नेचर होता है ना रॉक का, जो इंग्रेडिएंट जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक सिलिशियस, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है सिलिका। सर Already में तो सर मोस्टली एल्यूमिना और क्ले पार्टिकल्स और कैल्सेरियस में कैल्शियम पार्टिकल्स हैं, तो सर सिलिशियस तो उसमें ना होगा। सुनो मैं समझ गया तुम्हारी बात को, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारा जो एग्रीगेट जो होता है, मुझे ये बताओ एग्रीगेट तुम्हारा कैसा नेचर का होता है? एग्रीगेट सर इन द वे ऑफ नेचर क्या, नहीं समझे सर बात। उसका नेचर क्या होता है, कैल्शियस सिलिशियस किस नेचर का होता है? सर वो तो पार्टिकुलर एग्रीगेट हर टाइप का होता है सर, सिलिशियस भी हो सकता है, अर्जिनियस। ये जो मैंने आपको जो कंस्टेंट बताया था, ये जब उसके अंदर से जब आर्गिलेशियस और कैल्शियस कंपाउंड को जो आप निकालते हो ना, उसके अंदर से निकल के आता है कि भैया इसके अंदर ये कंस्टेंट प्रेजेंट होता है। अगर जो कंस्टेंट उसके अंदर में डिफिशिएंट है, उसको हम ऐड करते हैं, उस पर टेस्ट होते होंगे लैबोरेटरीज में, टेस्ट होकर दिखता होगा इतने पार्टिकल्स इसके अंदर, इतने कंस्टेंट इसके अंदर नहीं, तो उसको डिफिशिएंसी को आप कम बढ़ा के कर सकते हो ऊपर नीचे। अगर नहीं है तो आप आर्टिफिशियली ऐड कर दोगे सिलिशियस नेचर के उसमें। बात समझ रहे हो ना? जी सर, तो इसका मतलब सर पहले से ही उसमें नोन होता है कि इसमें सिलिशियस मटेरियल है। बिल्कुल होगा, आपके हर एग्रीगेट के अंदर सिलिशियस नेचर का होता है। आपके ये क्या है कंपाउंड जो कैल्शियस है, क्या है एक तरह से वो पत्थरी तो बन जाता है कैल्शियस। चूना क्या है, चूना मतलब थोड़ी कि चूना उठा के ले आते हैं। लाइमस्टोन क्या है आपके घर में आप जो लगाते हो, वो क्या है, वो कैल्शियस नेचर का है। आप लाइमस्टोन का पहाड़ देखो, अगर आप जबलपुर में अगर आप जाओगे, वहाँ पे एक बेड़ा घाट है, बेड़ा घाट। जी बेड़ा घाट आप जब आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी ऋतिक की, कौन मोहनजोदारो। यस सर, मोहनजोदारो देखिए सर। यस सर, यस सर। मोहनजोदारो देखिए, उसमें जो स्टार्टिंग के सीन में जो फाइट करता है, वो मगरमच्छ से, क्रोकोडाइल से वो फाइट कर रहा होता है, आपने देखी वो सीन? यस सर, यस सर। मूवी के स्टार्टिंग में वो क्रोकोडाइल से जंप करके फाइट कर रहा होता है अपने आप को। वो जो पहाड़ जो दिखता है ना, वो बगल में सब के सब, हाँ हाँ। बस वही है लाइमस्टोन के पहाड़। अब बताओ वो क्या चूना था क्या, जो चूना आप घर में यूज कर रहे हो, वो चूना था क्या? वो नहीं था ना। नहीं सर। प्रोडक्ट है सर, मतलब तो मतलब लाने के बाद आप ये सोचते हो कि ये मतलब जो देखो, जो चीज आप देख रहे होते हैं ना, आप वहीं से पर्सपेक्टिव मत बनाओ किसी भी चीज को, क्योंकि अभी इसके अंदर, क्योंकि आप देखोगे नहीं जब तक उसको पर्सपेक्टिव नहीं बनाओ। आपने क्लिंकर्स देखा कभी सीमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट का देखा आपने कभी भी? सर हमें लेबोरेटरी में थोड़ा दिखाया गया था सर, मैं देखा है सर। हाँ मैंने क्लिंकर्स देखा है, क्लिंकर्स कैसा होता है? यस सर, लेबोरेटरी में दिखाया गया था सर, डिप्लोमा जब कर रहे थे तो कुछ पोर्शन में रखा हुआ था उसमें। क्योंकि देखो, जब तक आप नहीं देखोगे ना, सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा चीज है कि आप पढ़ तो लोगे सब, लेकिन जब तक आप उसको विजुलाइज नहीं करोगे, देखोगे, तब तक आप सीखोगे नहीं। ये बात में फैक्ट है, सच बात है और कड़वी बात भी है। आप सोचोगे कि मैं घर बैठे बैठे इंजीनियरिंग कर लूं और बिना देखे देखे सीख लूं, नहीं सीख पाओगे, हकीकत में नहीं सीख पाओगे बिना उस चीज को। आप जब, जैसे आपने देखा क्लिंकर्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्लिंकर्स क्या होता है। यू हैव ऑलरेडी सीन इट क्लिंकर्स। सपोज अब मैं, बहुत बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो क्लिंकर्स देखा ही नहीं है, अब वो कैसे समझेंगे क्लिंकर्स क्या होता है? उनके दिमाग में एक मनगढ़ंत कहानियां बन रही होंगी क्लिंकर्स, कुछ उसको कुछ भी समझ रहे होंगे अपने हिसाब से, जिनका जो जितना सोच का लेवल है। गलती बच्चों की भी नहीं है, आपको वो देखना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, तब आप समझोगे। मैं तो ये बोलता हूँ, पिक्चर्स को देखो जाकर। जब नहीं देख पाते हो, आज डेट में इतना अच्छा है ऑप्शन है, आप उसको देखोगे ना, आप इजीली समझ जाते हो उस चीज को। अच्छा ये कह रहा था, बात समझ रहे हो ना? यस सर। चलिए कोई नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। मैं फास्ट लूंगा अभी टेस्ट वगैरह पर, क्योंकि फिर टाइम आपका हो जाएगा, क्योंकि आज मैं टेस्टिंग थोड़ा सा कवर करता हूँ। अब देखिए टेस्टिंग क्या होती है सीमेंट के अंदर में। सीमेंट के अंदर में अब मैं टेस्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अब देखिए ज्यादा देखिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं मेनली। क्या क्या टेस्ट होते हैं सीमेंट के अंदर में? दो टाइप के मेनली, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। हाँ, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट में बेसिक लेवल का है, पता चलो कोई क्या फर्क होता है फील्ड टेस्ट लैब टेस्ट में? सर फील्ड टेस्ट जो फील्ड टेस्ट में फिजिकली करते होंगे सर। फील्ड में तो टेस्ट कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट जिसके लिए लैब में करना होगा, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा। गुड सर फील्ड टेस्ट में फिजिकल पर्पस है सर। हाँ ठीक है,
ठीक है, और लेबोरेटरी में सर लेबोरेटरी केमिकल केमिकली पर्पस है। ठीक है, वो भी सही है। अब देखिए यहाँ पर सब सही है, सब सही है, आप लोग सही बोल रहे हो। मैंने कहा फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट में बेसिक लेवल का फर्क होता है। क्या होता है? पहला, फील्ड टेस्ट करना बहुत आसान होता है कि नहीं होता है? यस सर। फील्ड टेस्ट करना बहुत आसान होता है क्योंकि फील्ड टेस्ट में जनरली एपरेटस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ये नहीं बोला कि एपरेटस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एपरेटस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है फील्ड टेस्ट के अंदर में। और ऑब्वियस सी बात है, और क्या बोल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आपको जो लेबोरेटरी टेस्ट है, क्योंकि लैब में जो होती है हमारे तो पता है क्यों होती है फील्ड में रिक्वायरमेंट एपरेटस की कम? क्योंकि आपकी जो साइट्स होती है ना, वो बहुत रिमोट एरियाज में होती है। आपके साइट क्या वो शहर के अंदर तो नहीं हो रही थी ना, मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो रिमोट एरियाज में हो रहा होता है, वहाँ पे आप इक्विपमेंट को या एपरेटस को आप लेकर जाएं, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके फील्ड टेस्ट ऐसे डिजाइन होते हैं उसमें एपरेटस या यूज नहीं हो, बहुत कम से कम एपरेटस का यूज हो, इसलिए फील्ड टेस्ट वैसे डिजाइन होता है, आप उसमें एपरेटस का यूज कम से कम करें। तो कहने का मतलब ये है, फील्ड टेस्ट का परफॉर्मेंस बहुत आसान मिलेगी एज कम्पेयर टू लैब टेस्ट। तो लैब टेस्ट को करना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल मिलेगा। तो फील्ड टेस्ट करना आसान है, लैब टेस्ट करना मुश्किल होता है। लैब टेस्ट इज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट। अब सुनिए, फील्ड टेस्ट को करना आसान है पर समझना बहुत मुश्किल होता है। देखिए मैंने क्या बोला, दो बार बोला, फील्ड टेस्ट को करना आसान है बट समझना मुश्किल होता है। इस चीज को समझिए, क्योंकि इसमें कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। फील्ड टेस्ट में कोई रिजल्ट निकल के आएगा क्या? नहीं आता है कोई रिजल्ट निकल के, तो निकल नहीं आता, कोई वैल्यू नहीं मिलती है आपको इसमें। तो इसका मतलब है फील्ड टेस्ट के रिजल्ट को समझना डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ इंजीनियर इंचार्ज। जो भी इंजीनियर इंचार्ज है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है फील्ड टेस्ट का, पूरा का पूरा उनके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिंपल फील्ड टेस्ट का। तो ये दो बेसिक डिफरेंस मिलेंगे आपको फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट के अंदर। यानी सीमेंट के हर एक प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमारे पास फील्ड टेस्ट ही होता है और लैब टेस्ट भी होता है, दोनों टेस्ट हमारे पास होता है। बोथ पॉइंट्स आर अवेलेबल। तो ये हम धीरे धीरे करके सब आगे देखते हैं कैसे करते हैं फील्ड टेस्ट। अब देखिए क्यों करते हैं, पहले टेस्टिंग ऑफ सीमेंट क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया फील्ड टेस्ट लैब टेस्ट में क्या था डिफरेंस। अब देखिए टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। भाई जिस पर्पज से हमने सीमेंट को लिया है, क्या वो पर्पज हमारे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हम फील्ड टेस्ट करेंगे, ताकि वो परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे जो हम जो कंस्ट्रक्शन वर्क यूज कर रहे हैं वो फुलफिल अपने प्रॉपर्टीज को दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमको फील्ड टेस्ट करना जरूरी होता है। अब देखिए अब कैसे हम करते हैं, दो मेथड है फील्ड टेस्ट और दूसरा फील्ड मेथड है, दूसरा सॉरी एक फील्ड मेथड है, दूसरा लैब मेथड है। अब पहले फील्ड मेथड को देखते हैं क्या होता है फील्ड मेथड। सबसे पहले सर इसको कल नहीं कर सकते सर। नहीं इसको मैं आप आज पूरा यहाँ तक ओवर करके छोड़ूंगा, तो देखिए फिर कल के नहीं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट 2 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो। मैं आपको बस एंड कर दूंगा, आप बस यहाँ सुनिए। फिजिकल टेस्ट जो आपको होता है जो फील्ड टेस्ट के अंदर में, इसको सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है और ये कोड आप लोग डाउनलोड करके देखें भी क्या होता है। IS 4031 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड एंड इट विल आस्क इन एवरी एग्जाम। और ये आप एक सिविल इंजीनियर का आपको पता होना चाहिए कोड क्या कह रहा है। आप इस कोड को डाउनलोड करें और देखें इस कोड के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, आप एटलीस्ट सीखें कोड को पढ़ना। IS 4031 दे विल आस्क डायरेक्टली द टेस्ट यूज, सो आई मीन कोड यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट के लिए क्या क्या यूज होता है कोड, ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, याद रखना। IS 4031 इज द कोड रिक्वायर्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ फिजिकल टेस्ट ऑफ सीमेंट। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पर हमने उठाया, फर्स्ट कैटेगरी क्या उठाया हमने सीमेंट के अंदर, फील्ड टेस्ट के अंदर में हमने उठाया यहाँ पर क्या उठाया हमने, मैंने अभी बोला आपको फील्ड टेस्ट यहाँ पर क्या उठाया आपने कि पहला जो आपका ये यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए। क्या बोल रहा है पहले टेस्ट, द सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर द टेस्ट मस्ट पोजेस यूनिफॉर्म ग्रे कलर। देखिए अब आप तो समझ गए, बहुत आसान है। मैंने अभी आपको बोला था कि फील्ड टेस्ट करना बहुत आसान है और उसको रिजल्ट को समझना बहुत मुश्किल है। अब कैसे फील्ड टेस्ट, इनकी सिग्निफिकेंस आपको ही घर बैठ कर समझ में नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको घर बैठ कर समझ में नहीं आएगी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसका है। तो टेस्ट तो मैं सारे बता दूंगा आपको, बट इसका सिग्निफिकेंस कैन ओनली बी अंडरस्टूड वंस यू विल परफॉर्म दिस टेस्ट इन द फील्ड। आपको फील्ड में इस टेस्ट को करना पड़ेगा तभी आप समझोगे इस चीज को। अभी बताओ, मैं तो बोल दिया ग्रे कलर का होता है, अब ग्रे कलर कैसा होता है, अब ये ग्रे कलर बताओ, आपको भी लग रहा हो ग्रे कलर, तो हाँ सब समझ रहे होंगे। तो ये टेस्ट जो आप है ना, तो ये आप सोचो, ये पहला पॉइंट तो खत्म हो गया, सीधे बोल दिया टेस्ट क्या होना चाहिए, ग्रे कलर का होना चाहिए, आप जब टेस्ट करते हो इससे टेस्ट तो खत्म हो गया। लेकिन ज्यादा टेस्ट जो खत्म हुआ, अब ये बताओ जो वहाँ पे इंजीनियर इंचार्ज होगा ना, वो सीमेंट के बैग को क्या करेगा, बोरी को ओपन करवा के चेक करके वो देख के बता देगा सीमेंट ठीक है कि ठीक है। लेकिन आपको मैं दूध, आप लोग ठीक है कि नहीं, आप सोच में पड़े रह जाओगे। सुनने में बहुत इजी लगा रहा है ग्रे कलर का होना चाहिए, आप समझ रहे हो बात को, सुनने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन इसको आपको देखना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है
सीमेंट जो आप फिंगर में रब करोगे फील स्मूथ देन रब बिटवीन द फिंगर्स। अब देखिए स्मूथ, अब स्मूथनेस का भी क्या आपको शो कर रहा है, ये ग्राइंडिंग प्रॉपर्टीज बता रहा है सीमेंट कितना लेवल से ग्राइंडिंग हुआ है। आप तो रब कर लोगे लेकिन वही जो इंजीनियर इंचार्ज है वो बता देगा कितने लेवल ऑफ ग्राइंडिंग इससे हुई है, उसको जो एक्सपीरियंस से बता देगा वो। ये सब चीजें जिसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होगा देखने के लिए, आप देख के पहली बार नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ हर किसी का अपना अपना एस्पेक्ट है इसको सोचने का। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है गिवन सीमेंट अंडर टेस्ट मस्ट फ्री फ्रॉम एयर लम्प। वही जब आप हैंड में लेकर उसको रब करते हो उसके अंदर एयर लम्प नहीं होना चाहिए। आपको पहले ही बताया था सीमेंट एक कैसा कंपाउंड है, डेलिकेटेड कंपाउंड है। इट मीन इट हैज एफिनिटी फॉर वाटर एंड इट रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में। जो एयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है क्या कहते हैं उसको मॉइस्चर, उसको वो रिएक्ट कर जाता है उसके साथ, वो सेट कर जाता है धीरे धीरे वो। अब कहता है नेक्स्ट पॉइंट कहता है फोर्थ पॉइंट गिव सैंपल ऑफ सीमेंट अंडर टेस्ट शुड नॉट स्टिंक। आपको निकल बोला था सीमेंट की रेसिस्टेंस कितनी होती है 6.15 होती है। वंस यू थ्रो इट इनटू द बकेट ऑफ वाटर क्या होना चाहिए, टू फ्लोट, टू स्टिंक नहीं, इट शुड नॉट फ्लोट, इट शुड स्टिंक अवे इजीली क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी 3.15 है यानी इट्स मोर देन वाटर, देन इट शुड इजीली स्टिंक। अगर ये डूबा नहीं, अगर फ्लोट किया तो सीमेंट आपकी खराब है। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है सीमेंट के आप बैग में जब आप हाथ डालोगे ना, आपका हैंड गिर जाए चेस्ट बैग में, इट मस्ट बी कूल एंड नॉट वार्म, गर्म नहीं फील होना चाहिए, ठंडा फील होना चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अ थिन फेस ऑफ सीमेंट सैंपल ऑफ सीमेंट शुड फील या फिर देखिए ये भी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। अब पता चलेगा आपने पानी बहुत मिला दिया, अब उसको आप रब करोगे आपके ऊपर पे डिपेंड करेगा, बोलोगे सर नहीं आ रहा, लेकिन वो जो इंजीनियर इंचार्ज एक्सपीरियंस होल्डर होंगे वो समझ जाएगा इस चीज की क्या है कि तो एक डिजायर को उसमें वाटर को ऐड करके वो समझ जाएंगे इस चीज को टेस्ट करके। अगला पॉइंट कहता है अ थिक पास्टर ऑफ सीमेंट। पास्टर मतलब समझो अ थिक प्लेट, प्लेट की बात कर रहा है, थिक प्लेट ऑफ सीमेंट है ओवर ग्लास प्लेट, उसके ऊपर हमने क्या किया है थिक प्लेट सीमेंट का थिक प्लेट बनाकर उसके ऊपर हमने रख दिया ग्लास प्लेट के ऊपर से, और उसको जब सेट हो गया उसको 24 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया। तो उसके अंदर हमने क्या देखा, टेक्निकली हम उसमें अनसॉर्टनेस चेक कर रहे हैं, उसके अंदर क्रैक्स आया कि नहीं आया, क्रैक्स आया मतलब उसके अंदर हम अनसॉर्टनेस चेक कर रहे हैं। अगर वहां से हम चेक कर लेंगे क्रैक नहीं आया तो सीमेंट हमारा सेट करके और सीमेंट हमारा सही है। ये हमारा कुछ बेसिक टेस्ट है जो 7 पैरामीटर टेस्ट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही से, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं भाई व्हाट आर द फिजिकल टेस्ट ऑफ दिस रिक्वायर्ड फॉर द सीमेंट। इसलिए मैं आपको एंड करता हूँ क्लास को, आपको बाकी मैं चेंज करूँगा इसको और जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे इसके, बाकी अब मैं टेस्ट का ही कवर करना है मुझे, ऑलमोस्ट आपका टेस्ट ही टेस्ट बचे हैं, ठीक है। थैंक यू सर। बात समझ आ रही है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, मैं आपको अटेंडेंस चेक करता हूँ, तो मैं क्लास में जिसमें मैं कहता हूँ कल आपकी दो क्लास रहेगी। ओके सर। देखिए मैं आपको सेंड कर सैटरडे है सर, कल ऑफ रहता है क्या सैटरडे को? आपकी मर्जी सर। सर सर आप सैटरडे सर, कल सैटरडे सैटरडे को क्या है मतलब सर? है सर, मतलब क्लास होगा उस दिन। हाँ क्लास रहेगी आपकी थोड़ा कम हुआ सर, हाफ पीरियड। हाफ की क्या होता है स्कूल में थोड़ी होता है, अपने क्लास में क्या हाफ क्लास लगी स्कूल में? ऐसा नहीं होता सर, फुल होता है। हाँ हम लोग का फुल होता है। होता है सर, कल क्लास होता है सर। ये स्कूल थोड़ी है भैया, हाफ लगाओ फुल लगाओ, हाफ में क्या पढ़ोगे, अटेंडेंस बनाने के लिए जा रहे थे? नहीं सर, तो सर 12 से पहले क्लास सैटरडे को ना सर लैब वगैरह होता है, इसीलिए बोल रहा होगा शायद। अब ये बताओ, अब आपका लैब अभी हो सकता है, बताओ अब आप नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है तो हम क्या उससे क्लास में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है ना, आपकी टॉपिक ज्यादा से ज्यादा cover हो जाएगी, आपके लिए फायदा नहीं है। आज जूलॉजी का क्लास नहीं होगा सर? नेटवर्क आज नहीं, मैं कल लेना चाहूंगा तो कल लूंगा। ठीक है। कल जियोलॉजी की क्लास हुई थी, कल मैं उसको आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा जियोलॉजी। देखो जियोलॉजी में मैं आपको एक नक्शल में सब समझा दूंगा, बाकी उसको आप रीड आउट करना पीपीटी वगैरह को, बाकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्या होता है, समझा दूंगा बेसिक आइडिया क्या क्या उसके अंदर है। आप घबराए नहीं जियोलॉजी के लिए, लेकिन ये सब्जेक्ट एक ऐसा है ना, ये सब्जेक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा ढंग से, अब सही बता रहा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपसे। चलिए आपको के लिए थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू ऑल। अटेंडेंस तो मैं सेंड कर रहा हूँ, यहीं पे चैट में डाल दीजिए सर। मेरे पास आएगा ना, मैं कितना बच्चे समझता हूँ